वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द राइज ऑफ असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। पिछला जो हमारा चैप्टर था वहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट रहे या मॉडरेट्स कह सकते हैं या नरमपंथी, उनके बारे में जाना। यहाँ पर हम देखेंगे कि नरमपंथी जो थे या मॉडरेट्स जो थे उनसे काम बनता नहीं देखकर फिर आगे एक दूसरी विचारधारा के लोग आते हैं जिन्हें हम असर्टिव रेडिकल या गर्मपंथी के नाम से जानते हैं। देखिए 1885 से 1905 का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान की जो कांग्रेस थी वो डिपेंड थी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन यानी कि प्रेयर और अपील पर। इसका मतलब कि इनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके सामने हम अगर अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यूज़ करते हुए, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी डिमांड्स को सुनेंगे और हमारी डिमांड्स को मानेंगे, हमारी अपील जो है उसको वो मानेंगे। ऐसा उनका फेथ था। उनका पूरा फेथ था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में। उनका मानना था जो भाई ब्रिटिश है वो क्या करेंगे, पूरी तरह से जस्टिस करेंगे, ऐसा उनका मानना था। फेयर प्ले यानी कि ये इनका ये सोच थी कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमको जजमेंट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार थी क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट चाहते थे और अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते थे, इसलिए ये सारा कुछ क्या था, वेस्ट था। उन्होंने इनकी जो अपील रही उसको किया डिस्कार्ड, ठीक है, जिससे कोई भी सॉलिड रिजल्ट या कह सकते हैं कि कोई कंक्रीट जो था वो सामने नहीं आया, ठीक है, कोई सॉलिड रिजल्ट जो था, ठोस रिजल्ट जिसको कहते हैं, वो सामने नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं इसी कांग्रेस में ही कुछ यंग लीडर्स, जिसमें मेन जो थे वो तिकड़ी लाल बाल पाल की थी, ठीक है। लाल बाल पाल यानी कि लाल जहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो यंग लीडर्स लाइक बीजी तिलक, लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे इनको ये समझ में आ गया था जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ्यूटिलिटी यानी कि उसकी निरर्थकता जो है उसके बारे में इनको रियलाइज़ हो गया था कि भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है। तो ये इनको समझ में आ गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो है उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ब्रिटिश जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही देखते हैं। तो यानी कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है फाइट करना, सिर्फ हम अपील करते रहें इससे काम नहीं बनेगा। तो इस तरीके की जो ये विचारधारा के लोग थे इनको हम असर्टिव या रेडिकल के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं नरमपंथी, जिनका बिलीव था, ठीक है, किसमें, नेशनलिज्म के रेडिकल या असर्टिव फॉर्म में, कट्टरपंथी जिसको कहते हैं ना, कट्टर होना, ठीक है। तो नेशनलिज्म के रेडिकल या असर्टिव जो फॉर्म थे इसमें इनका बिलीव था। इनका मानना था कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो वो इसी फॉर्म से हमको स्वराज मिलेगा। इसलिए ये चाहते थे कि जो स्वराज के लिए हमें स्ट्रगल करना है वो स्ट्रगल जो हो वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, लगातार स्ट्रगल किया जाए, लेकिन असर्टिव एंड रेडिकल ये जो मीन्स थे इनका यूज़ करते हुए, ठीक है। इसी वजह से इनको असर्टिव या रेडिकल के नाम से जाना गया। नॉन असर्टिव नेशनलिस्ट, इनको असर्टिव नेशनलिस्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। 1905 के बाद से हम देखते हैं 1905 से 1919 का जो टाइम पीरियड रहा, ठीक है, 1905 से 1919 का जो टाइम पीरियड रहा, इनको हम इनके ही लीडरशिप के लिए मानते हैं कि उस दौरान नेशनल मूवमेंट्स जो रहे उसमें लीडरशिप जो रही वो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे इनकी रही, गाइडेंस इनका रहा, जब तक कि महात्मा गांधी जो थे वो पॉलिटिकल हॉरिजोन पर सामने नहीं आ गए, यानी कि पॉलिटिक्स में जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो गए तब तक मेन लीडरशिप जो थी वो इनकी थी, गाइडेंस इनका था, डोमिनेंस इनका था, ठीक है।
चलिए, अब ये जो पीरियड था नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट का ये जो पीरियड था, इस टाइम की हिस्ट्री जो है उसे हम लोग पीरियड ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि उस दौरान ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। चलिए बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म। असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म जो रहे, इसके राइज होने के कारण क्या रहे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बहुत सारे कारण थे, वन बाय वन उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। तो अर्ली नेशनलिस्ट का फेलियर जो रहा, ये एक बड़ा कारण था किसका, रेडिकल या असर्टिव नेशनलिज्म जो था इसके राइज होने का, ठीक है। देखिए अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे वो हम लोगों ने अभी देखे पिछले चैप्टर में ही, ठीक है। तो उनके जो एम थे उसे अचीव करने के लिए उन्होंने जो मेथड्स जो थे, जो अडॉप्ट किए मेथड्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, पब्लिक मीटिंग, सबमिटेड पिटिशन एंड रिजोल्यूशन, उनको ये लगा ये सारी चीज़ें जो है, इन सभी का चीज़ों का यूज़ करके हम अपने जो एम है उसे अचीव कर सकेंगे। बट वो इनका ये जो मेथड रहा ये फेल रहा, ठीक है। अब इनका जो ये मेथड था ये फेल होना ही, या कह सकते हैं इनका ये जो फेल्योर था, इसी वजह से क्या होता है, असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म जो है वो राइज होता है, ठीक है। इनको ये समझ में आ गया था, जो असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म के लोग जो थे, इनका या नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है, इनका बिलीव था कि फ्रीडम जो है वो हमें चाहिए। अब ये फ्रीडम जो है वो कैसे मिलेगी, बिना फाइट के नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें तो ये देख रहे थे, इन सब तरीक़ों से नहीं मिलेगी। इसके लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है और जिसमें सबको साथ आना होगा और लोग जो हैं वो तैयार रहे सेक्रीफाइसेस के लिए। जाहिर सी बात है, फाइट होगी तो आगे बहुत सारे सेक्रीफाइस जो हैं वो भी करने पड़ेंगे। तो इनकी लोगों से अपील थी कि सेक्रीफाइस के लिए लोग जो है वो तैयार रहें, फाइट करना यहाँ पर ज़रूरी है, जो हमारा मूवमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। सॉरी। इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा कि लोग जो थे अब वो कह सकते हैं फोर्स हो गए या मजबूर हो गए ऑप्ट करने के लिए एजिटेशन वेज, जो बहुत ही सिंपली तरीके से अपनी बातें मनवाने को थे, अब वो एजिटेशन वेज जो थे उनको ऑप्ट करने के लिए मजबूर थे। चलिए बात करते हैं सेकेंड कॉज, ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के ट्रू नेचर के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ट्रू नेचर क्या था, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, यहाँ की जो इकॉनमी थी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उसका यूज़ जो था वो यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उसका यूज़ वो अपने इंटरेस्ट, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ की जो इकॉनमी थी, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रहे थे। कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक ड्रेन ऑन रिसोर्सेज ऑफ कंट्री, ठीक है। तो असर्टिव जो थे उन्होंने ट्रू फेस जो इनका था उसको एक्सपोज किया। जैसे हम बात करें तिलक, इन्होंने क्या किया, अपना जो न्यूज़पेपर था उसमें जो ब्रिटिश रूल की ट्रू पिक्चर थी वो इन्होंने दिखाई कि भाई किस तरीके से यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, पुअर रिसोर्सेज हैं, उनका इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और यहाँ की पब्लिक जो है वो गरीब हुई जा रही है और ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश जो है उनके वेलफेयर में खर्च हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक्सपोज किया डॉक्ट्रिन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट का कौन सा डॉक्ट्रिन इन्होंने एक्सपोज किया, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनका मानना था कि हम इंडियन जो है, हमारी प्रोग्रेस जो है वो इन ब्रिटिश रूल के अंडर में है, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अंडर में हमारी प्रोग्रेस है। तो इसको भी इन्होंने एक्सपोज किया कि भाई हमारा सारा जो इकॉनमी है, रिसोर्सेज है, उन वो ड्रेन हो रहा है कितना तेज़ी से, और यहाँ पर क्या है कि हमारी प्रोग्रेस इनके अंडर में कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्रूव किया कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो थी, प्रूव किया गया कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो उनकी कंट्री में जाता है जो काफ़ी कम रेट पे जाता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद वहाँ पर गुड्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, वो हमारी मार्केट में आके डंप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है उसको ख़रीदते हैं और उसके बाद यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको नुकसान होता है क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं बिकती हैं। इस तरीके से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड पॉलिसी की भी इन्होंने बुराई की कि फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो भी क्या है, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो फ्री ट्रेड कर रहे हैं और वहीं पर जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल्स जो हैं, ठीक है, उनको क्या है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है।
19 सेंचुरी के आखिरी तक हम देखें कि 19 सेंचुरी के लास्ट तक अगर हम देखें तो उस दौरान क्या था, काफ़ी सारे लोग जो थे वो एजुकेटेड हो गए थे, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, इसके अलावा जो अपर पोस्ट थी, ठीक है, अपर पोस्ट जो थी वहाँ के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो इंडियन है वो नॉट फिट है। ठीक है, इंडियन नॉट फिट है उसके लिए, तो इंडियंस को अपर पोस्ट पर नहीं रखा जाता था, उनको लोअर पोस्ट पर रखा जाता था और उनको सैलरी भी जो थी वो काफ़ी कम दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सामने आई यहाँ पर। इसके अलावा उसी दौरान बहुत सारे कॉस्टली वॉर्स जो थे वो हो रहे थे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, तिब्बत हो गया, इन जगहों पर हो रहे थे जहाँ पर यहाँ के रिसोर्सेज जो थे, यहाँ का जो इकॉनमी थी वो लग रही थी, जो कि यहाँ का जो रिसोर्स और इकॉनमी था उसको ड्रेन कर रही थी और इंडिया के रिसोर्सेज जो थे उनको पुअर कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये फेज़ जो था वो सामने पर लाया और यहाँ पर ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल जो था वो सामने आया। और अब जो इंडियन थे उनको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश रूल जब तक है तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है, अगर हमें अपना भला करना है तो इनको यहाँ से हटाना ही होगा। चलिए बात करते हैं फेमाइन एंड प्लेग एंड द कंटिन्यू अपैथी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या था कि अगर हम देखें 1851 से 1900 के बीच में इंडिया में बहुत सारे कह सकते हैं फेमाइन, बहुत सारे ड्रॉट, ये सारी कंडीशंस जो थी वो बनती रहीं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कैसी रही? गवर्नमेंट जो रही इस दौरान एपैथी रुख ही उन्होंने अपनाया, यानी कि उदासीन, इग्नोरेंस पूरी तरीके से कह दीजिए कि गवर्नमेंट ने इस कंडीशन का किया। इस दौरान जो था, ठीक है, बिटवीन 1851 टू 1900 बहुत सारे ड्रॉट एंड फेमाइन आए, खास तौर से साउथ इंडिया की तरफ। उसमें 1860 का बंगाल का जो फेमाइन था अब तक का सबसे बड़ा फेमाइन कहा जाता है। तो जब ये सारी कंडीशंस थी कि लोग जो थे वो बिल्कुल ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरह से इग्नोरेंस के मूड में थी। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इग्नोरेंस यहाँ पर किया, जिसकी वजह से लोग जो थे वो क्या हुए, नाराज़ हुए। इसी दौरान क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, उनसे इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, साथ ही साथ कह सकते हैं सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो था उसके लिए बहुत सारा मनी जो था वो वेस्ट किया गया। वो मनी कहाँ का था? वो मनी तो इंडिया का ही था। जो चीज़ उस समय ड्रॉट एंड फेमाइन की कंडीशन जो थी वो बन रखी थी, ठीक है, उस समय में वो जो मनी जो था वो यूज़ करना था, वो क्या किया गया, सिर्फ दिखावे में उसको खर्च किया गया। अच्छा, इसी दौरान पुणे में प्लेग जो था वो भी फैल गया। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों पर ध्यान देने की, लेकिन ध्यान कहा था सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सारी चीज़ें अपने वेलफेयर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रही थी। फेमाइन, ड्रॉट, प्लेग, इन चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं था। अब ये सारी जो कंडीशन बन रही थी, इनको मराठा, केसरी, इनमें बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा जाने लगा। इसके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके ऊपर अटैक किया गया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने क्या किया कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 18 मंथ के लिए इम्प्रिजनमेंट, उनको कारावास में डाल दिया। अब उनको वहाँ पर पनिश कर दिया गया। अब जो पब्लिक थी, जो कि पहले से ही बहुत नाराज़ थी ड्रॉट, फेमाइन, प्लेग, ये सारी कंडीशन को लेके, इसी दौरान क्या किया गया कि जो उनके साथ खड़ा हो रहा था उसको जेल में डाल दिया गया। तब क्या होगा, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, लोग जो थे और ज़्यादा आक्रोशित हो गए, यानी कह सकते हैं एजिटेशन की वेव जो थी वो लोगों के बीच में, एग्रेशन, एजिटेशन, वो वेव लोगों के बीच में आ गई। लोगों की नाराज़गी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या था, प्लेग हो गया, ड्रॉट हो गया, फेमाइन हो गया, जो इंडियंस हैं, इंडियन रिसोर्सेज जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इनकी ब्रिटिश पॉलिसी जो हो गई, ये सारी चीज़ें जो थी इन सब का मिला के कंट्रीब्यूशन रहा किसमें, राइज ऑफ असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म में। चलिए देखते हैं फोर्थ कॉज क्या था। फोर्थ कॉज यहाँ पर था द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। रिएक्शनरी यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एंटी, पूरी तरह से अपोजिट, किसके, इंडियंस के अपोजिट, ठीक है, उनके एंटी, प्रतिक्रियावादी
पॉलिसीज इसकी। तो लॉर्ड कर्जन था कौन, पहले ये समझेंगे। लॉर्ड कर्जन जो था वो इंडिया का वायसराय था 1899 टू 1905 इस दौरान, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो कि एक ब्यूरोक्रेट पर एक्सीलेंस था, जिसका कह सकते हैं जिसने कि एम्फेसाइज किया था एफिशिएंसी को, कि दक्षता जो है किसी भी चीज़ में, एफिशिएंसी जो है उसको एम्फेसाइज करना। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी टेंडेंसी की बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की टेंडेंसी जो थी वो इंपीरियलिस्ट की थी, अपना एम्पायर जो था वो बढ़ाने की, साथ ही साथ रिएक्शनरी एंड अपोज इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म के को अपोज करने की टेंडेंसी थी। ये बिल्कुल भी लॉर्ड कर्जन जो थे वो बिल्कुल भी इंडियन इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि जो इंडियन हैं उन पर हम राज करेंगे ही, यानी ब्रिटिश जो है वो इंडियन पर राज करेंगे ही, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उसने क्या किया, 1899 में कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो पास किया, ठीक है। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो था वो किस लिए लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि यहाँ पर क्या किया गया, जो कॉरपोरेशंस थे वहाँ पर क्या किया गया कि जो मेंबर्स के नंबर्स थे, ठीक है, ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर थे, उनको बढ़ा दिया गया, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इलेक्टेड मेंबर्स जो थे उनकी संख्या को क्या किया गया, घटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, उनकी संख्या, उनके जो नंबर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि जो इंडियन है, ठीक है, उनके आगे इलेक्टेड होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। इसलिए इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर्स जो थे वो कम कर दिए गए। अच्छा, इसके अलावा 1904 में स्ट्रिक्ट ऑफिशियल कंट्रोल ओवर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाया गया, ठीक है। 1904 स्ट्रिक्ट ऑफिशियल कंट्रोल ओवर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाया गया। अब ये किस लिए था, क्योंकि इसका मानना था कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंटर है नेशनलिज्म का, इसलिए उन पे कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोग वहाँ डिस्कस कर भी रहे थे कि जो जब नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो लोगों के अंदर लाई जा रही थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर लाई जा रही थी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा था, है ना, वही चीज़। तो इसके भी माइंड में यही चीज़ थी कि भाई वो क्या है, वो नेशनलिज्म का सेंटर है, इसलिए उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। 1904 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था ये लाया गया। इसका मतलब कि ऑफिशियल सीक्रेट्स जो है वो रखे जाएं, यानी कि जो सिविल, यहाँ तक कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, वहाँ की भी कोई न्यूज़ जो है वो लीक ना हो, इसके लिए ये लाया गया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो थी एक के बाद एक जो है बाउंडेशन लगाई जा रही थी। इन चीज़ों ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया, और इस वजह से हम देखते हैं असर्टिव या फिर रेडिकल जो रहे इनका राइज हुआ। चलिए बात करते हैं फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका में जो इंडियन थे उनको बुरी तरह से उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, इल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था जिसने कि असर्टिव या रेडिकल्स जो है उनके राइज होने में हेल्प की, ठीक है। कैसे, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जो ब्रिटिश थे, ठीक है, अफ्रीका में ब्रिटिश जो थे उनकी इंडियंस जो थे वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, लेकिन बदले में उनको क्या मिला, बदले में उनको अपमानित किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव जो था वो वहाँ पर किया गया, ठीक है। उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो लगा दिए गए। कैसे रिस्ट्रिक्शंस, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि वॉकिंग ऑन फुटपाथ, जो इंडियन थे वो क्या थे, वो फुटपाथ पर नहीं चल सकते थे, ठीक है। अच्छा, विदाउट परमिट यानी बिना आज्ञा के ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ठीक है। ट्रैवलिंग इन क्लास को फर्स्ट क्लास कोच, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास कोच जो होती थी उसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी वाला केस आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका का ही था, 1893, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ पर भी थी। तो वहाँ था कि फर्स्ट क्लास कोच जो है उसमें यात्रा नहीं कर सकते थे, ठीक है। गोइंग आउट द हाउस आफ्टर 9 PM, ठीक है। तो 9 PM के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वोटिंग राइट्स जो थे या फिर प्रॉपर्टी बाई करने के राइट्स जो थे वो उनसे छीन लिए गए थे, यानी वो न वोट कर सकते थे न कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। इसके अलावा यूरोपियन जो थे उनके लिए जो होटल्स थे उसमें इंडियंस के लिए एंट्री भी नहीं थी। इसके अलावा पेमेंट ऑफ अनजस्ट टैक्सेस, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो वसूला जाता था, अनजस्ट टैक्सेस जो थे वो उनको पे करने पड़ते थे। इसके अलावा अपना जो नाम था वो रजिस्टर कराना पड़ता था, ठीक है।
थंब इम्प्रेशन देना होता था और अपना आइडेंटिटी कार्ड जो था वो हमेशा ही साथ में रखना होता था अपनी पहचान के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ह्यूमिलाइज कर रही थी इंडियंस को, उन्हें अपमानित कर रही थी, और इसने काफ़ी हेल्प किया किसमें, जो असर्टिव या रेडिकल्स के राइज होने में। चलिए बच्चों देखते हैं सिक्स यहाँ पर कॉज है द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की रिप्रेसिव पॉलिसी या फिर कह सकते हैं दमनकारी नीतियाँ। अब क्या था कि लोगों के जो नेशनल फीलिंग्स थी, उनके जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, उनको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो थी वो चलाई गई। यानी कि बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे उनको जेल भेज दिया गया। सॉरी, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि भाई लीडर्स जो है उनके साथ हम लोग जब बुरा बर्ताव करेंगे तो बाकी पब्लिक जो है वो अपने आप पीछे हट जाएगी कि भाई लीडर्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऐसा सोचकर ये सारी चीज़ें की गई। बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे उनको जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय जो थे, अजीत सिंह जो थे, इनको भेज दिया गया मांडले, ठीक है, मांडले आज का म्यांमार, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, इसको तिलक ने अपने मराठा और केसरी उसमें क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से तिलक को भी क्या किया गया, इनको भी जेल भेज दिया गया। 6 वर्षों की कैद इनको दे दी गई। अब ये सारी चीज़ें, या कह सकते हैं ये सारे स्टेप्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए किए जा रहे थे कि पब्लिक जो है वो डर जाएगी और पीछे हटेगी। हमारे विरोध में एक बड़ी संख्या जो है, ज़्यादा नंबर्स में लोग जो है वो नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल अपोजिट। इनकी जो ये रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, पहले का ही गुस्सा था और इन पॉलिसी से लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आया, और इस वजह से लोग जो थे वो उनमें कह सकते हैं नेशनल स्ट्रगल के लिए लोगों के बीच में एंथ्यू जो था, ठीक है, या कह सकते हैं कि उनको यहाँ से इनकरेजमेंट जो था वो मिला, ठीक है। तो इस तरीके का एंथ्यू जो था वो लोगों के अंदर और ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। जैसा कि ये लोग सोच रहे थे कि भाई इस तरह से करेंगे तो पब्लिक जो है वो परेशान होगी, पीछे हटेगी, लेकिन पब्लिक क्या हुई, उनके अंदर नेशनल स्ट्रगल का एंथ्यू जो था वो और ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेडिटियस मीटिंग एक्ट जो था ये भी ला दिया गया। ये एक्ट किस लिए लाया गया? ये एक्ट जब कहीं पर, ये एक्ट जो था वो लगा दिया गया जब कहीं पर ऐसी संभावना होती है कि इस यहाँ पर क्या है कि हमारे खिलाफ जो है वो भड़काया जा रहा है, इस तरीके की मीटिंग है कि हमारे खिलाफ योजनाएं बनाई, प्लानिंग की जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक्ट जो था वो लगाया जाता है। तो ये सेडिटियस मीटिंग एक्ट जो था वो लगा दिया गया कि लोग जो है वो इकट्ठा होकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई प्लानिंग वगैरह ना कर पाए, या फिर आपस में एक दूसरे को ना भड़काए कि बड़ी पब्लिक जो है वो हमारे पीछे आ सके। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी कंडीशन जो थी, इसने भी क्या किया, जो असर्टिव या रेडिकल्स जो थे उनके राइज होने में हेल्प की। चलिए बात करते हैं 7th कॉज क्या था। 7th कॉज इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसे इंटरनेशनल, देखिए कंट्री में हर समय हर जगह देखा जाए वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसने कि जो इंडियन लीडर थे या इंडियंस थे उनको इनकरेज किया। क्या इवेंट्स थे उनको हम समझते हैं। पहला यहाँ पर हम बात करेंगे जापान की। जापान जिसने कि डिफीट किया रशिया को मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल फील्ड में। मिलिट्री और इंडस्ट्रियल फील्ड इन दोनों में जापान जो था वो आगे निकल गया रशिया से। दूसरी तरफ इटली जो था वो भी इथोपिया से डिफीट हुआ। अब जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो लोगों के अंदर एक मिथ था कि जो यूरोपियन है वो सुपीरियर है सबसे ज़्यादा। ये मिथ जो था लोगों ने खुद से भी बनाया था, जो यूरोपियन थे उन्होंने भी बनाया था लोगों के बीच में कि भाई सबसे ये कहते थे कि जो हमारी रेस है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है और हम लोगों पर राज करने के लिए बने हैं। लोग इसी मिथ को मान लेते थे। लेकिन जब यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो डिफीट हुई तो लोगों को ये समझ में आया, अच्छा जो ये यूरोपियन है इनको भी हराया जा सकता है। तो यहाँ से लोग जो थे वो इससे इनकरेज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन सुपीरियरिटी का मिथ जो था वो टूटा। जो इंडियन थे, इंडियन लीडर्स थे, उनको ये समझ में आया कि नहीं, इनको भी डिफीट किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिफीट करेंगे और यहाँ से भगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा उनको भी समझ में आया कि इनको अब हम लोग क्या करते हैं, हरा के यहाँ से भगा सकते हैं
इसके लिए वो इनकरेज हुए। दूसरी तरफ उसी दौरान कई सारे रेवोल्यूशन हो रहे थे, जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इजिप्ट हो गया, आयरलैंड हो गया, टर्की हो गया, चाइना हो गया, इन सभी जगहों पर रेवोल्यूशन चल रहे थे। इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई देश दुनिया की खबरें जो है वो पहुंचती हैं, तो उससे क्या होता है, देखिए किसी भी तरीके की हमको न्यूज़ मिलती है, अगर वो अच्छी है तो वो क्या करती है, वो हमें इनकरेज करती है। तो उस दौरान भी ये रेवोल्यूशन जो थे वो चल रहे थे, इनसे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा और इन रेवोल्यूशन ने भी लोगों को इनकरेज किया कि लोग इंडियन जो है, इंडियन लीडर या इंडियंस जो है वो क्या कर सकते हैं, वो इन ब्रिटिश या कह सकते हैं यूरोपियन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सोच ने इनको इनकरेज किया। अच्छा, इसी ने हेल्प किया किसमें, भाई लोगों के अंदर गुस्सा था, अब लोग जो थे इनकरेज भी हो रहे थे, तो इसने भी कह सकते हैं असर्टिव नेशनलिज्म जो था इसको राइज होने में हेल्प की। चलिए बात करते हैं 8th इफेक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट के रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का इफेक्ट क्या रहा वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए इंडिया में क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी। जॉब किसे मिलती थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन जिसे मिली हो उसी को जॉब मिलती थी। लेकिन उसमें भी क्या था, एजुकेटेड इंडियन जो थे, ठीक है, उनको जॉब मिलती थी, उसमें सैलरी जो दी जाती थी वो बहुत कम होती थी। ठीक है, बहुत ही कम सैलरी उनको दी जाती थी। इसके अलावा क्या था कि जब उन्हें अपॉइंट किया जाता था तो लोअर पोस्ट के लिए ही अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, हायर पोस्ट जो होती थी उनके लिए डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडियन जो है वो उसके लिए फिट नहीं है, लोअर पोस्ट पे ही। इसके अलावा एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत सारे इंडियन जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, जो एजुकेटेड इंडियन थे उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा था, बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या था, ये लोग एजुकेटेड थे तो उनको काफ़ी चीज़ें जो थी वो समझ में आ रही थी। अच्छा, वेस्टर्न एजुकेशन मिल रही थी, वेस्टर्न जो आइडियाज़ थे उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। उनके सामने कई सारे ज़रूरी वर्ड्स, जैसे कि हम बात करें फ्रीडम हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सारी चीज़ें जो थी इनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। अब इन्हें ये चीज़ें जो थी वो समझ में आने लगी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका डोमिनेशन जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये डोमिनेशन जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जो है उनके द्वारा नहीं हटेगा, इसके लिए रेवोल्यूशन जो है वो ज़रूरी है। वो अब इनको समझ में आने लगा था कि जो फॉरेन डोमिनेशन इतना ज़्यादा, इतने गहरे में अब आ गया है, इसको हटाने के लिए रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें उनको यहाँ से समझने लगी। साथ ही साथ उनको ये समझ में आने लगा कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कि हमारी कंट्री जो है उसका कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच ने, जो इनका बुरा बर्ताव रहा ब्रिटिश का और जो यहाँ पर रेवोल्यूशनरी थिंकिंग जो थी इनके पास आई, इसने क्या किया, इनका स्टॉन्च एनिमी बना दिया। ठीक है, ब्रिटिश के ये स्टॉन्च एनिमी बन गए। ठीक है, तो इसने भी क्या किया कि यहाँ पर जो लोगों की थिंकिंग जो थी वो चेंज हुई कि स्ट्रगल वाली, तो इसने भी क्या किया कि हेल्प किया किसमें, राइज ऑफ असर्टिव या रेडिकल्स नेशनलिज्म में। चलिए बात करते हैं 9th बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन जिसने कि नेशनल स्ट्रगल के लिए लोगों को इनकरेज किया। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल पार्टीशन जो है वो डिक्लेयर किया गया। उस समय डिक्लेयर किया गया कि बंगाल पार्टीशन किया जा रहा है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सके, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बस उसके पीछे की जो उनकी पॉलिसी थी वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, कि कम्युनलिज्म के सीड्स जो हैं वो यहाँ पर डाल दिए जाए, यानी कि सांप्रदायिकता के बीज जो है वो बो दी जाए, या सांप्रदायिकता जो है वो लोगों के बीच लाई जाए, जिससे लोग जो है वो आपस में ही हिंदू मुस्लिम करके फाइट करते रहे और इनके खिलाफ कोई बड़ी पावर जो है वो खड़ी ना हो पाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि डिक्लेरेशन कर दिया गया कि बंगाल पार्टीशन के लिए। ठीक है, कि बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल वाला पोर्शन था वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, तो ये हुआ कि वो एक तरफ रहेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिज्म जो है ये फीलिंग लोगों के अंदर आ जाएगी, तो इसलिए ये पार्टीशन किया गया। अच्छा, अब ये पॉलिसी जो थी इनकी डिवाइड एंड रूल, ये लोगों को समझ में आ रही थी कि इसीलिए ये किया गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी आई। ठीक है, और ये जो पार्टीशन रहा इसने
कह सकते हैं सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, बल्कि पूरी कंट्री के जो सेंटिमेंट्स थे, नेशनल सेंटिमेंट्स थे, उनको हर्ट किया। अब इसके विरोध में लोगों ने एजिटेशन जो थे वो चलाए, आंदोलन चलाए। हाँ, देखें सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में, ठीक है, पूरे देश में इस पार्टीशन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, आंदोलन जो थे वो चलाए गए। यहाँ पर मूवमेंट जो थे वो शुरू किए गए, वंदे मातरम के, बायकॉट के, स्वदेशी यानी अपने कंट्री की चीज़ जो है उसको अडॉप्ट किया जाए, उनको ही यूज़ किया जाए। फॉरेन बायकॉट फॉरेन गुड्स का, कि फॉरेन गुड्स जो है उनका यूज़ ना किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स जो थे वो पूरी कंट्री में चलाए गए। चलिए बात करते हैं टेंथ यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन ऑफ लाल बाल पाल के कंट्रीब्यूशन की बात हम लोग करेंगे किस चीज़ के लिए, असर्टिव या रेडिकल नेशनलिज्म के राइज होने में। तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे किस चीज़ के लिए, असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म के राइज होने में, ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे। इन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन वाली पॉलिसी रही उसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि भाई ये समझ में आ गया था जो ब्रिटिश है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मीन है उनका अगर हम यूज़ करते हैं कि उनसे हम रिक्वेस्ट करें, हम अपील करें, तो वो तो उसको सुनने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको अपोज़ किया। इसके अलावा इन्होंने सपोर्ट किसे किया, इन्होंने एजिटेशन यानी आंदोलन को सपोर्ट किया, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्शन को इन्होंने सपोर्ट किया कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमारे लिए एजिटेशन एंड पॉलिटिकल एक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने एम्फेसाइज किया सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, अपने पे भरोसा, सेल्फ सेक्रीफाइस, इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। इनका कहना था कि भाई लोगों को अपने जो एफर्ट हैं उस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एडवोकेटेड द नीड ऑफ एजिटेशन, इसकी उन्होंने वकालत की कि भाई नीड ऑफ एजिटेशन इस समय बहुत ज़रूरी है, अगर हमें स्वराज पाना है तो आंदोलन बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या प्रिंसिपल्स किसके, असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म के, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनके मेन प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनके सबसे पहले बात हम करें कि इनका मेन जो प्रिंसिपल था वो ये था, फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडियन। इसलिए फ्रीडम जो है वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा क्या है, बर्थ राइट है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी था कि भाई जो ब्रिटिश रूल है उसको यहाँ से हटाया जाए और अपना राज जो है, स्वराज, वो लाया जाए। इनका मानना था कि स्वराज जो है वो सब इंडियंस की सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। भाई हम ब्रिटिश को हटा देंगे, उन्हीं की वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अपना राज होगा तो वो क्या है, हमारी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इसके अलावा इंडियन कल्चर की सुपरमेसी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि इंडियन कल्चर जो है बहुत ही सुप्रीम है और उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। इनका मानना था भाई ब्रिटिश जो है उन्होंने ही जो इंडियन कल्चर है उसके डाउनफॉल का कारण, जैसे अंधविश्वास वगैरह आ गया, लोगों में कह सकते हैं कि भेदभाव आ गया, ये सारी चीज़ें जो थी, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश हैं वही जिम्मेदार हैं, इंडियन कल्चर के डाउनफॉल के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार हैं। उनका बिल्कुल भी फेथ नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने देखा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे कि उनका फेथ किस में था, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, फेयर प्ले, तो उसमें इनका बिल्कुल भी फेथ नहीं था। उनका ये मानना था भाई ब्रिटिश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये चलेंगे एजिटेशन के अकॉर्डिंग, हमें एजिटेशन जो है वो करना ज़रूरी है, ठीक है। इनकरेज करना चाहते थे इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसको इन्होंने बेटर बताया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये इनकरेज करना चाहते थे। इसके अलावा ये कभी भी लॉयल नहीं रहे ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो रहीं उसके लिए, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हुई और या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश की तरफ से जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो रहा था, ना कभी उन्होंने सपोर्ट किया, ना उस चीज़ के लिए कभी ये लॉयल रहे। स्ट्रेंथ ऑफ मासेस, ठीक है, इसमें इनका बहुत विश्वास था कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो पब्लिक है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मासेस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने फोर्स किया
या कह सकते हैं एम्फेसाइज किया कि स्वदेशी जो है उसे अडॉप्ट किया जाए, बायकॉट किया जाए फॉरेन गुड्स को, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, स्वराज को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि भाई अपना राज जो है वो ज़रूरी है, ब्रिटिश को यहाँ से हटाना है। इसके लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, विगोरस पॉलिटिकल एक्शन यानी कि पॉलिटिकल एक्शन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो वो, और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, इसको एम्फेसाइज किया कि स्वराज के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ द असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट, ठीक है। तो असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट जो रहे उनके मेथड्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्वदेशी, स्वदेश, अपने देश की चीज़, ठीक है, अपनी कंट्री की चीज़। तो इनकी तरफ से एम्फेसाइज किया गया स्वदेशी को बहुत ज़्यादा कि अपनी कंट्री में जो बनी हुई चीज़ें हैं हमें उनका यूज़ करना चाहिए, उन गुड्स का यूज़ करना चाहिए। अपनी ज़रूरत के लिए हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, या दूसरी कंट्री की जो चीज़ें हैं उनका यूज़ ना करके पॉपुलराइज उन्होंने क्या किया, स्वदेशी को। और फॉरेन गुड्स को समय समय पर बोन फायर उनका किया, समय समय पर उनको जलाया गया, ठीक है, विरोध में। इसके बाद नेक्स्ट इनका मेथड रहा बायकॉट, कि बायकॉट जहाँ पर क्या है स्वदेशी जो है उसे प्रैक्टिस में लाया जाए और बायकॉट किया जाए फॉरेन गुड्स का। इससे क्या होगा, इससे हमारे लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुलेंगे, इससे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप होंगी। जब हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स का यूज़ नहीं करेंगे तो अपनी चीज़ों के लिए हम अपनी कंट्री पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी, डिमांड बढ़ेगी, भाई चीज़ें जो है वो बननी है, अब उसको बनने के लिए लेबर्स जो है वो रखे ही जाएंगे, तो अपने यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी। और इसका एक बड़ा फ़ायदा उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको कमज़ोर करने के लिए, उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम फॉरेन गुड्स जो है उनका यूज़ ना करें, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव वेपन है स्वदेशी, कि हम फॉरेन गुड्स जो है उनका यूज़ ना करें, अपनी कंट्री की चीज़ें जो हैं यानी स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करेंगे, तो इससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इनकरेज किया कि बायकॉट किया जाए फॉरेन गुड्स का। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन की। असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे इनकी तरफ से शुरू किया गया नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसने कि रिप्लेस किया गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया। अब इसके उस विरोध में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेंगे इसके लिए। अच्छा, इधर से अर्ली नेशनल जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई बहुत सारे और भी कई सारे ईस्ट बंगाल में स्कूल्स जो थे वो खोल दिए। ये कोशिशें इसलिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी तरफ लाया जा सके। जब उनको जो एजुकेशन होगी वो अपनी लैंग्वेज में मिलेगी, अपने कल्चर की मिलेगी, तभी उनका सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से मिल सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को करने के लिए कि भाई अपनी लैंग्वेज में मिल रही है, अपनी कल्चर की एजुकेशन मिल रही है, तो ऐसा होने से क्या होगा, जो ब्रिटिश रूल जो चीज़ें कर रहा है वो चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आएगी और तब वो उनके अगेंस्ट खड़े हो पाएंगे, जहाँ पर कह सकते हैं मास सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो इंग्लिश एजुकेशन लेते होंगे तो फिर उसके बाद क्या है कि उतना ज़्यादा कह सकते हैं उनके विरोध में खड़े होंगे नहीं होंगे। यहाँ पर क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ आ सके, इसलिए इस तरीके की कोशिश जो थी वो की गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से डिसिप्लिनरी कार्रवाई की बात हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि जो एजुकेशन दी जाए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि उस रीजन की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें एजुकेशन दी जाए, जिससे लोग जो हैं यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी चीज़ों को समझ सके, और तभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए एक बड़ी पावर तैयार हो पाएगी। अब बात करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे उनका बिलीव था पैसिव रेजिस्टेंस में। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि उनका बिलीव था नॉन वायलेंट तरीके, अपने जो गोल्स हैं उनको नॉन वायलेंट तरीके से अचीव करना। इसके अलावा इनका बिलीव था किसमें, पैसिव रेजिस्टेंस, एक तो नॉन वायलेंट हमने जाना, दूसरा ये कि विगरस पॉलिटिकल एक्शन, यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना,
ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश जो थे वो आए थे, पॉलिटिक्स जो थी वो उनके हाथों में थी, तो हमें अपनी पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इनको हटा पाएंगे। इसके अलावा लोगों से उन्होंने आह्वान किया या लोगों को इनकरेज किया कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दें, ठीक है, वो रिफ्यूज़ करें कोऑपरेट विथ गवर्नमेंट। कैसे? गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज, जैसे एडवोकेट है गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं वो बंद कर दें, बच्चे स्कूल जाते हैं ना जाएं, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा इन्होंने एडवोकेट करेज एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, इन्होंने बताया कि स्वराज के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ सेक्रीफाइस। अगर हम सेल्फ सेक्रीफाइस की स्पिरिट जो है वो खुद के अंदर डेवलप करेंगे तब हम स्वराज की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिवाइवलिज्म, ठीक है। रिवाइवलिज्म, पुरानी चीज़ों को फिर से लाना, हमारा जो पास्ट ग्लोरी था, ठीक है, अगर हम पास्ट देखें बहुत पुराना, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि हमारा जो पास्ट था वो इतना ग्लोरियस था कि हमें उसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल जो था 1895 से उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया तिलक ने, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, इनको एज अ हीरो लोगों के सामने इन्होंने क्या किया? प्रेजेंट किया, नेशनल हीरोज़ के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि लोग जो हैं वो इनसे फाइट एंड सेक्रीफाइस की फीलिंग जो है नेशन के लिए वो सीखें। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स ऑफ द असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट, ठीक है, तो इनकी अचीवमेंट्स जब हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने जो हमेशा एम्फेसाइज किया मास स्ट्रेंथ पर, ठीक है, तो इनके जो आइडियाज़ थे क्या वो मास स्ट्रेंथ तक पहुँचे, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो इनके आइडियाज़ जो थे यानी असर्टिव रेडिकल नेशनलिस्ट के आइडियाज़ जो थे वो कितने स्प्रेड हुए, देखा जाए तो इनके आइडियाज़ जो थे उनकी पहुँच कहाँ तक थी? शहरों में रहने वाले लोगों तक थी, एजुकेटेड लोगों तक थी। लेकिन वहीं पर हम देखें एक बड़ी पब्लिक जो कि गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है, वहां तक इनके आइडियाज़ नहीं पहुंच सके थे। हम बात करें चाहे फार्मर्स की, हम बात करें चाहे लेबर्स की, उनको जोड़ने में अभी ये कामयाब नहीं हो सके थे, वहाँ तक इनकी बातें जो थी, इनके आइडियाज़ जो थे वो नहीं पहुँच सके थे। इसलिए एक मास स्ट्रगल जो था उसे ऑर्गेनाइज करने में ये फेल रहे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो थी कि ज़्यादा लोगों तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहुंचा सके, इसलिए अभी भी ज़रूरत थी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि सभी को साथ में जोड़ सके, अभी उसकी कमी थी। अब ये जो थी ये तो हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचती, ये माइनस पॉइंट, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट थे ये देखे। लेकिन अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो मार्वेलस इनकी अचीवमेंट्स थी और उतने ही इनके सेक्रीफाइसेस जो थे वो नोबेल थे, यानी कि महान थे, ठीक है। जितनी इनके अचीवमेंट्स जो थी मार्वेलस थी उतने ही इनके नोबेल्स जो थे वो सेक्रीफाइसेस जो थे वो नोबेल थे, यानी कि महान थे, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एफर्ट, इसको लोगों तक इन्होंने पहुंचाया, ठीक है। इस मेथड में इनका बहुत ज़्यादा बिलीव था और इसको लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। जो नेशनलिस्ट थे उनको इन्होंने भरोसा दिलाया कि जो इंडियन पीपल हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनके कैरेक्टर पर भरोसा किया जाए। इन्होंने लोगों को कहा कि भाई जो हमारा टास्क है, जो चीज़ें हमें पानी है, उसके लिए आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें मास स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो इनका जो टास्क था किसका? स्वराज का। तो स्वराज के लिए इन्होंने, ठीक है, स्वराज को मास एक्शन के थ्रू अचीव करने की प्लानिंग इन्होंने की, ठीक है। अब क्या था? मास स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हो, अपनी तरफ हों। इसके लिए इन्होंने एम्फेसाइज किया कि गवर्नमेंट जो है, हम अगर कुछ एक्शन ले तो हम गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रिपल कर सकते हैं, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन एंड बाइकॉट, ये इनके मेन वेपन थे कि इसके द्वारा हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम क्रिपल कर सकते हैं। इनका एक बहुत अच्छा मंत्र, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो कि इनका मंत्र था, यूज़ ऑफ स्वदेशी बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। इस मंत्रा ने एक मास स्ट्रेंथ जो थी वो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अपनी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हुआ, अपना जो
हैंडीक्राफ्ट था वो डेवलप हुआ, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश रूल जो था या कि फिर कह सकते हैं ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको इससे नुकसान पहुंचने लगा। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने कि लोगों को, जो कि लोगों से कनेक्टेड थी। स्वदेशी का हम यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप होंगी, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, उससे हमारे बहुत सारे लोगों को क्या था, रोज़गार मिल रहा था, जिससे कि लोग जो थे वो एक बड़ी संख्या में इससे जुड़ते गए। और अब एक मास स्ट्रेंथ जो थी वो मिल गई और वो जो तैयार थी ब्रिटिश रूल जो था उसे उखाड़ फेंकने के लिए। इसी में बहुत बड़ा काम किया जो हमारे नेशनलिस्ट रहे, उनके स्पीचेस ने, उनकी राइटिंग्स ने। जैसे हम बात करें केसरी और मराठा, इसने लोगों को, जो इंडियन पीपल थे, उनको फियरलेसनेस बना दिया कि अब वो, उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ चट्टान बन के खड़े होने को तैयार हैं। ठीक है, होता है ना कि हम इस तरीके की फिल्म्स भी अगर देख लेते हैं, ठीक है, एक आध कहीं डायलॉग हो गए, कुछ वीडियोस देख लिए, तो हमारे अंदर भी एक जोश आ जाता है। तो वहाँ तो उस समय वो सारी चीज़ें चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सब झेल ही रहे थे। तो इन वजहों से लोगों के अंदर से फियरलेसनेस वाली फीलिंग जो थी, ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो थे वो हो गए कि अब वो फाइट करने को तैयार हैं। इसके अलावा अगर बात करें केसरी एंड मराठा, जिन्होंने कि लोग, इंडियन पीपल जो थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको इन्फ्यूज़ किया या फिर कह सकते हैं उसका संचार किया। मेक पब्लिक ओपिनियन वॉयलेंट एंड एग्रेसिव, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो कभी भी सपोर्टर नहीं थे वॉयलेंस के, ठीक है, वो जो हिंसक तरीके थे उसके वो बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जो स्पीचेस थे, उनके जो ओपिनियन थे, वो लोगों को वॉयलेंट एंड एग्रेसिव बना रहे थे। यानी कि उससे लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ रही थी कि लोग जो थे अब तैयार थे कि वो सैक्रिफाइस करने को वो तैयार थे अपनी जान देने के लिए, अपनी बॉडी, अपनी ब्लड, सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर करने के लिए अब वो तैयार थे। यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट ऑफ प्रीचिंग, जो वो उनके क्या प्रीचिंग थी, जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, उनकी जो प्रीचिंग थी, उसी का रिजल्ट रहा कि कई सारे रेवोल्यूशनरी जो थे वो बॉर्न हुए इसी दौरान। जैसे हम बात करें भगत सिंह की, हम बात करें बटुकेश्वर दत्त जी की, हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, हम बात करें वीर सावरकर की, ठीक है, इस तरीके के यंग रेवोल्यूशनरी जो थे वो सामने आए, जिन्होंने कोई भी संकोच नहीं किया, चाहे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको मारना है, चाहे ब्रिटिश जो ट्रेजरी है उसको लूटना है, कहीं भी संकोच नहीं किया। सिर्फ अपनी जो मदरलैंड है, ठीक है, उस पे बंधी हुई जो चेन है, ठीक है, उस पे बंधी हुई जो बेड़ियां हैं, उसको ये तोड़ना चाहते थे बस किसी भी तरीके से। और इस तरीके से एक मास स्ट्रेंथ जो थी वो यहाँ पर साथ आई, ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक जिनका टाइम पीरियड था 1856 टू 1920, ध्यान रखना है 1856 टू 1920। इनको जाना जाता है एज अ फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म इन इंडिया के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। अब आते हैं इनके बर्थ पर। इनका बर्थ जो हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। अचीवमेंट्स की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने जो यंग थे उनको ब्रेव और बोल्ड बनाने के लिए अखाराज एंड लाठी क्लब्स जो थे वो ऑर्गेनाइज किए थे, जहाँ पर लोगों को नेशनलिज्म की जो एजुकेशन थी वो भी दी जाती थी। अपने नेशन के लिए प्यार, अपने नेशन के लिए फीलिंग, अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूशन, इसके लिए भी यहाँ पर एजुकेशन लोगों को दी जाती थी, ठीक है। अखाराज क्या हो गए, आप समझते होंगे, अखाराज जहाँ पर क्या होता है, फाइट, कुश्ती करने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, तो उसको इन्होंने कुश्ती सीखते हैं वो। इसके अलावा लाठी क्लब्स जहाँ पर लाठी चलाना सिखाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये सारी चीज़ें जो थी वो होती थी, लोग इन जगहों पे ज़्यादा जाते थे, ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। इसके अलावा लोगों को जो हमारी ग्लोरियस पास्ट है उसको जानने के लिए, अपने नेशन के लिए एक रिस्पेक्ट जो है वो जगाने के लिए इन्होंने गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स जो थे ये सेलिब्रेट किए थे। दो वेल नोन
न्यूज़पेपर्स जो थे, ठीक है, पेपर्स क्या, न्यूज़पेपर्स जो थे वो भी इन्होंने स्टार्ट किए थे, केसरी और मराठा, जिसमें कि इनके द्वारा लिखी हुई जो स्पीचेस थी जो कि लोगों को इनकरेज करती थी, लोगों को निस्वार्थ अपने देश के लिए फाइट करना सिखाती थी। ऑर्गेनाइज स्वदेशी एंड बायकॉट एजिटेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। 1905 बंगाल डिवीज़न, ध्यान रखना है, 1905 बंगाल डिवीज़न के बाद इन्होंने स्वदेशी एंड बायकॉट एजिटेशन जो था वो स्टार्ट किया। अब हमने बात की थी कि कांग्रेस से ये भी थे, कांग्रेस से हम इसके पहले हम लोगों ने जो अर्ली नेशनलिस्ट देखा वो, तो यहाँ पर 1907 में सूरत सेशन होता है जहाँ पर इन दोनों के विचार जो है वो साथ में नहीं मिलते और यहीं से ये लोग जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। 1907 सूरत सेशन से ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इन्होंने फिर आगे लीडरशिप की, जो नेशनलिस्ट रहे उनको कह सकते हैं, जो फाइटर्स रहे, नेशनलिस्ट फाइटर्स जो रहे, उनकी लीडरशिप के लिए आगे इन्होंने काम किया। कांग्रेस के सूरत सेशन में 1907 में ये कांग्रेस से स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बाद लीडरशिप करते हैं नेशनलिस्ट फाइटर्स की। इसके बाद इनके ऊपर केस चला जाता है। 1908 में मांडले इनको भेज दिया जाता है 6 ईयर्स के लिए, ठीक है, जहाँ पर जेल में ही गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये 2 बुक्स ये लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1916 में होम रूल लीग जो है इसे स्टार्ट करते हैं। ये इनके आने से क्या होता है, होम रूल लीग जो है स्टार्ट होता है और यहाँ पर नेशनल मूवमेंट जो है उसमें एक नई जान एक तरीके से आ जाती है। इनका जो वेपन था, इनके जो आइडियाज़ थे, उसकी वजह से नेशनल मूवमेंट जो थे उसमें एक नई जान आ जाती है। ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल, इन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, एक नया डायरेक्शन जो है वो मिलता है फ्रीडम स्ट्रगल को और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब इनके काम की वजह से, इनके जो आइडियाज़ थे, इनके जो स्पीचेस थे, अगर उनको हम देखें तो ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ मार्कर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इनको एज अ मार्कर ऑफ मॉडर्न इंडिया की तरह देखा जाता है और हम हमेशा इनको सम्मान के साथ याद करते हैं। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, पहले इनका टाइम पीरियड जानेंगे, 1865 टू 1928, ठीक है। ये एक ग्रेट लीडर थे। इनका जन्म जो था वो पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 1865 में हुआ था। ग्रेट लीडर थे, ग्रेट नेशनलिस्ट थे, अपने नेशन के लिए इन्होंने काफ़ी फाइट की और इसके बाद नेशन के लिए ही फाइट करते करते इनकी जान चली गई। हुआ ये था कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसी में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ और वो लाठी जो थी वो इनके सर में लगी और जिससे इनकी डेथ हो गई। बहुत बार वो लाठियाँ जो थी वो इनके ऊपर पड़ी थी, ठीक है, लेकिन जो सर में लगी उससे इनकी डेथ हो गई। डेथ से ठीक पहले उन्होंने बोला था कि ये जो लाठी चार्ज मेरे ऊपर हुआ है, ये जितनी लाठियाँ मेरे ऊपर पड़ी हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर के जो कॉफिन होगा उसमें नेल का काम करेगी, यानी कील का काम करेगी, ऐसा इन्होंने बोला था। हुआ भी यही कि इसके बाद लोग जो थे वो और ज़्यादा भड़क गए। अब ये साइमन कमीशन जिसका कि विरोध हो रहा था, ये क्या था, तो एक कमीशन जो थी वो बनाई गई थी इंडिया के लिए, बट इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए क्या था, इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। आइए अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेट स्पीकर थे, राइटर थे, ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी थी। इंडियन कल्चर और रिलीजन जो था उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, ठीक है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। जो आउटकास्ट लोग थे या फिर जिनको सोसाइटी जो है वो निकाल देती है, उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, ठीक है। जर्नलिस्ट एंड प्रोलिफिक राइटर थे, ठीक है। इन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, जैसे हम बात करें द यंग इंडिया, वंदे मातरम उर्दू डेली उर्दू में ये आता था, ठीक है। पीपल इंग्लिश वीकली था। द ट्रिब्यून, फेमस बुक अनहैप्पी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो इन्होंने लिखी थी। बुक्स मतलब ऑथर थे बहुत सारी बुक्स के, और न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाले थे। लाला लाजपत राय, जिन पे कि बिना कोई ट्रायल चलाए इनको भेज दिया गया था मांडले,
ठीक है, बिना कोई ट्रायल चलाए 1907 में इनको बिना किसी ट्रायल के मांडले भेज दिया गया था। फिर कोई एविडेंस नहीं मिले जिसकी वजह से इनको नवंबर में छोड़ दिया गया, वापस अपनी कंट्री ये आ गए। ठीक है, एक्टिव वर्कर ऑफ आर्य समाज के एक्टिव वर्कर थे। इसके अलावा लाहौर में आर्य समाज की फाउंडेशन भी इन्होंने रखी थी। इसके अलावा अदर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनकी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी। इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1920, कांग्रेस का स्पेशल सेशन था 1920 में, वहाँ पर इनको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स, तो उनकी जो सोच थी या उनकी जो पॉलिसी थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की, उसको इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ये उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वही चीज़ है जैसा हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के लिए भी देखा कि इनको भी समझ में आ गया था कि भाई जो ब्रिटिश हैं वो इस तरीके से इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन वाली जो पॉलिसी थी उसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा फ्रीडम जो है अचीव करने के लिए इनका विश्वास था कंटिन्यूअस स्ट्रगल में, कि लगातार स्ट्रगल करके हम जो है वो अपनी फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इनकी बोल्डनेस, इनका पहले हम नेचर की बात करें, काफ़ी बोल्ड थे। देखा जाए तो पैट्रियटिज्म जो था वो स्पिरिट इनके अंदर थी, नेशनलिज्म की स्पिरिट इनके अंदर थी, फियरलेस थे, करेजियस थे। ठीक है, तो इनकी बोल्डनेस और इनके करेजियस की वजह से ही इनको टाइटल मिला था जिसका नाम था पंजाब केसरी एंड लॉयन ऑफ द पंजाब। चलिए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें, इनका सबसे पहले टाइम पीरियड हम यहाँ पर देखेंगे तो टाइम पीरियड इनका 1858 टू 1932। ठीक है, 1858 टू 1932 इनका जन्म जो हुआ था वो 7 सितंबर 1858 को आसाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। काफ़ी पुअर फैमिली से ये थे। आगे टीचर की जॉब जो थी वो इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, एज अ टीचर ये काम करते थे। इसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो था उसको ज्वाइन करने के बाद इनके फादर जो थे वो इनसे बड़े नाराज़ हुए। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड कस्टम जो थे उसको मानते थे, ओल्ड कस्टम को मानते थे। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज में क्या था, तो ब्रह्मो समाज हम लोगों ने देखा, हम लोग आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि ब्रह्मो समाज जो था इसने काफ़ी सारे काम किए थे जो लगता था कि जो चीज़ें पीछे से सही नहीं आ रही हैं उनको सही करने के लिए, यानी कि हमारी जो सोसाइटी में जो चीज़ें सही नहीं चल रही, जैसे हो गया छुआछूत हो गया, भेदभाव हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इसके अलावा पर्दा प्रैक्टिसेस हो गया, सती प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, इन सब फील्ड में ये काम कर रहे थे। तो पुराने कस्टम क्या थे कि भाई जो सती प्रैक्टिसेस जो है उनको माना जाता था, ब्रह्मो समाज उसका क्या करता था, विरोध करता था। चाइल्ड मैरिज जो है तो उस समय में क्या इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा था, ब्रह्मो समाज इसके बिल्कुल अपोजिट में था। विडोरी मैरिज की बात हम लोग करें तो विडो जो थी उनकी मैरिज नहीं होती थी, जाके वो सती हो जाती थी। ब्रह्मो समाज काम कर रहा था तो वहाँ पर क्या था कि विडो जो है उन रीमैरिज, उनकी फिर से मैरिज जो है वो कराई जाए। ठीक है, तो वो उसका सपोर्टर था और ये मतलब कि ब्रह्मो समाज जो था वो इन चीज़ों का सपोर्टर था। तो इसी वजह से ब्रह्मो समाज जो था वो ज्वाइन करने की वजह से इनके फादर जो थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने घर से निकाल दिया। इसके बाद ये न्यू इंडिया के एडिटर बने। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस जो थी वो ज्वाइन की 1897 में। ठीक है, 1897 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो स्टार्टिंग में पहले क्या था कि ये जो अर्लीस्ट नेशनलिस्ट थे तो उनके ये सपोर्टर थे, लेकिन इसके बाद 1905 में जब हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तब ये उनके अपोजिशन में आ जाते हैं और फिर ये ज्वाइन कर लेते हैं जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म जो था उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाते हैं कि बंगाल जो पार्टीशन था उसका ये भी काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी वेस्टर्न पॉलिटिक्स इन 1908। वेस्टर्न पॉलिटिक्स जो थी उसकी एजुकेशन के लिए 1908 में ये इंग्लैंड गए थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन थे उनके पॉलिटिकल राइट के लिए फाइट की वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, तो बिपिन चंद्र पाल जो थे ये भी बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। जैसे इस तरीके की
स्पीच वगैरह की उसका इन्फ्लुएंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वही चीज़ इनके साथ भी थी। इसके अलावा फ्रीडम की ये वर्शिपर थे, फ्रीडम की वर्शिप करते थे, लेकिन किसी भी फ्रीडम के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो थे उसके फेवर में ये नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी कह सकते हैं पिटीशन हो गया, अपील हो गया, बेगिंग हो गया, इसके फेवर में ये नहीं थे। इनका मानना था कि भाई फ्रीडम जो है वो हमारा राइट है, उसको हम लेकर रहेंगे, उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना होगा, एजिटेशन करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, बट अपनी फ्रीडम जो है वो हम लेकर रहेंगे। सर अरबिंदो ने उनको बोला था माइटेस्ट प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलिज्म, माइटेस्ट प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलिज्म के नाम से इनको बोला था कि ये नेशनलिज्म के शक्तिशाली प्रॉफिट हैं या पैगंबर हैं। ठीक है, स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, ये इनके प्रोग्राम थे। ठीक है, स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, ये इनके प्रोग्राम थे, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये प्रोग्राम जो थे वो इन्होंने चलाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वदेशी, इसे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज इन्होंने किया, क्योंकि स्वदेशी जो है इसके जरिए हम क्या करेंगे, हमारे बीच की जो गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं। सॉरी, तो स्वदेशी के जरिए हमारे बीच की जो गरीबी है उसको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी जब हम अडॉप्ट करेंगे तो हम अपने यहाँ की चीज़ें जो हैं उनका यूज़ करेंगे और उससे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा लोगों की गरीबी को दूर करने में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एजुकेशन के जरिए जो हमारी सोशल एविल्स थे उनको दूर करने के फेवर में ये थे। अरोज ऑफ फीलिंग नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म, नेशनल एजुकेशन के जरिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म जो था इसको जगाने के या फिर इसको अरोज करने के फेवर में ये थे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ये किसके, डेमोक्रेसी के, सेल्फ गवर्नमेंट के, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के। ठीक है, कि ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होना चाहिए। इनकी लाइफ के लास्ट के 6 ईयर्स में इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उसके बाद 1932 में इनकी डेथ हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस, किस में डिफरेंसेस, अर्ली नेशनलिस्ट एंड साथ ही साथ असर्टिव, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनके जो मेथड थे, इसमें क्या डिफरेंस था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, तो ये बहुत मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन एक क्विक रिकैप जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, वन साइड पे अर्ली नेशनलिस्ट हो गए एंड अदर साइड पे असर्टिव या रेडिकल नेशनलिस्ट हो गए। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ये किस तरीके की चाहते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन वहीं पर वो गवर्नमेंट कैसी हो, अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि इनका मानना था इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे हम सही तरीके से रूल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कि ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे। हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको दूर करने में ब्रिटिश जो है वो सही तरीके से काम करेंगे। तो इसलिए इनका मानना था कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट वो अंडर ब्रिटिश रूल। दूसरी तरफ हम आते हैं असर्टिव, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे पूर्ण स्वराज। ठीक है, कि पूरी तरह से अपना राज हो, अपना मतलब अपनी कंट्री के लोगों का राज हो। ठीक है, हमारे देश पर हमारा, हम लोगों का राज हो, ये चाहते थे। ठीक है, इनका मानना था कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी किस वजह से हैं, ब्रिटिश जो है इनकी वजह से। अगर इनको हटा देंगे और हमारा पूर्ण स्वराज जो है वो हमें मिल जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉयल टू द ब्रिटिश रूल। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इसके पहले भी हमने देखा, लॉयल टू द ब्रिटिश रूल थे वो। ठीक है, वो मानते थे कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत अच्छा है, वो हमारे भले के लिए काम करेगा, बस हमें अपनी बातें जो है वो उन तक सही तरीके से पहुंचानी है। ठीक है, दूसरी तरफ ये लोग बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे ब्रिटिश रूल के लिए और उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। उसमें जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनका फुल फेथ था किसमें, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। उनका मानना था कि ये हमारे साथ बिल्कुल ही जस्टिस करेंगे, सही तरीके से जजमेंट जो है वो करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें असर्टिव, इनका बिल्कुल भी फेथ नहीं था उनमें ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले में। उनका मानना था कि भाई ब्रिटिश जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी जस्टिस करेंगे वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे, न कि हमारे इंटरेस्ट के लिए करेंगे। तो उसमें उनका बिल्कुल भी फेथ नहीं था। अच्छा, अपनी जो डिमांड्स थी उनको
आगे रखने के लिए, उनको मनवाने के लिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा करने के लिए जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके मेथड क्या थे? उनके मेथड थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, पीसफुली तरीके से हमें अपनी बातें जो है वो रखनी चाहिए, और ब्रिटिश जो है वो हमारी बातों को समझेंगे और हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, ऐसा इनका मानना था। दूसरी तरफ हम बात करें किसकी, जो असर्टिव थे, तो इनका फेथ किस में था? इनका फेथ था रेवोल्यूशनरी मेथड्स में, कि रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बिना उसके हमारी बातें नहीं सुनी जाने वाली हैं। नेक्स्ट, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा करने के लिए किन मेथड्स का ये यूज़ करते थे हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे मीटिंग्स, स्पीचेस, रेजोल्यूशन, अपील, पिटिशन, इसमें ये फेथ रखते थे कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन जो है इनका हम यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको पा सकते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स का ये यूज़ करते थे। डिटेल में हमने पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है ना। बिलीव्ड इन लॉन्चिंग पॉलिटिकल एजिटेशन, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एजिटेशन जो है, आंदोलन वगैरह, उसमें ये फेथ रखते थे कि अपने जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए पॉलिटिकल एजिटेशन जो है वो ज़रूरी है। मेकिंग पीपल सेल्फ रिलायंट, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, सेल्फ रिलायंट बनाने को, लोगों को आत्मसम्मान जो है वो उनके अंदर होना चाहिए, इसीलिए आगे स्वदेशी इसका इन्होंने संदेश दिया। यहाँ पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इनका फेथ था इनका जो फेथ था वो था पैसिव रेजिस्टेंस में। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आराम से हो जाएंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगी आगे बाद में, इसमें इनका फेथ था। दूसरी तरफ हम बात करें जो असर्टिव थे, इनका फेथ किस में था? इनका फेथ था एक्टिव रेजिस्टेंस में। एक्टिव रेजिस्टेंस, जैसे कोई बात जो है वो नहीं पसंद आ रही है, तुरंत ही उस पर एक्शन लेने में ये फेथ रखते थे, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कोऑपरेशन में फेथ रखते थे कि जो ब्रिटिश हैं उनके साथ हमें कोऑपरेट कर कर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो असर्टिव थे इनका बिल्कुल भी फेथ इसमें नहीं था, उनका फेथ था नॉन कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उनका मानना था जब हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तभी हमारी बातें मानेंगे, इसीलिए उन्होंने प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी चलाया था। इससे क्या होगा? फॉरेन गुड्स का इन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है, कि फॉरेन गुड्स का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और लोगों तक इसका प्रचार किया कि फॉरेन गुड्स का यूज़ नहीं करना है, स्वदेशी को अपनाना है। इससे क्या होगा? जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा। दूसरी तरफ हम जब स्वदेशी को अपना रहे हैं, उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है, हमारे के यहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, लोगों के को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगा और लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो इस पे इन्होंने इसीलिए प्रेशर डाला। बायकॉट अभी हम लोगों ने बात की कि इन्होंने कि फॉरेन गुड्स जो हैं उनका बायकॉट करना, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस हो गए फॉरेन, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन में इनका फेथ था। नेशनल एजुकेशन, सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन शुरू करने की इन्होंने बात की कि भाई हम लोग जो है वो अपनी एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन जो है ये शुरू करेंगे, जहाँ पर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। फेवर ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस आइडल्स एंड लिटरेचर, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इसके फेवर में थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन हो गए, लिटरेचर हो गए, आइडल्स हो गए इसमें। दूसरी तरफ हम बात करें तो बिलीव्ड इन सुपरमेसी ऑफ इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन, ट्रेडिशन, इनमें इनका फेथ था, ठीक है। इसमें ये बिलीव करते थे। हमने देखा भी कि जब इन्होंने अपना शुरू भी किया एजिटेशन, तो आगे इन्होंने शुरू किया गणेश उत्सव, गणेश फेस्टिवल हो गया, शिवाजी फेस्टिवल हो गया, ठीक है। तो अपने ट्रेडिशन, कल्चर, इन पर इनका फेथ था, ठीक है। यहाँ पर फेथ जो था इन पे ही था कि भाई वो जो है वो श्रेष्ठ है, ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अच्छी है, ये लोगों को अवेयर कर रही है, इस तरीके से था। नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट पॉपुलर। हम बात करें अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, इनका नेशनल मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक से ये पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। तो पब्लिक का सपोर्ट भी जो था वो इतना नहीं मिला, या कह सकते हैं पब्लिक से कांटेक्ट नहीं हुआ तो सपोर्ट भी नहीं मिला। सक्सेस डिपेंड गुडविल ऑफ इंग्लिशमैन, यहाँ पर जो सक्सेस इनको मिल भी रही थी वो डिपेंड थी किस पर?
इंग्लिशमैन जो थे उन पर कि भाई उनके साथ इनके अच्छे रिलेशन हैं, अगर उन्होंने बात मान ली तो मान ली, ठीक है, तो उस पर इनकी सक्सेस जो थी वो डिपेंड थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें जो असर्टिव थे, ठीक है, तो मूवमेंट डिराइव्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द मासेस, ठीक है, तो इनको सपोर्ट मिला क्योंकि लोगों तक इनकी बात जो थी वो पहुंची, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट मिला और इस तरीके से इनका मूवमेंट जो था उसको स्ट्रेंथ मिली, ठीक है, तो लोगों के सपोर्ट से इनके मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिली। यहाँ पर सक्सेस किस पर डिपेंड थी? इंग्लिशमैन जो थे उनकी गुडविल पर, ठीक है, गुडविल ऑफ इंग्लिशमैन। लैक्ड ऑफ द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इस स्पिरिट की कमी थी। दूसरी तरफ हम बात करें कि यहाँ तो इसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस, हार्डशिप, इन सब पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि हमें क्या करना है, हमें सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटना है अपनी जो मांगे हैं या फिर कह सकते हैं स्वराज जो है उसको पाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं जिसको कि हम लोगों ने डिटेल में देखा था। यहाँ पर एक क्विक रिकैप जो है वो देख लिया। हमारे इस चैप्टर में कई सारे कोट्स दिए गए हैं, उनसे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसने कहा था, ठीक है, चाहे आपकी क्लास के क्वेश्चन में आ गए या फिर कहीं और कोई कंपटीशन होते हैं किसी तरीके के जो पार्टिसिपेट आप करते हो तो उस वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कोट्स उनमें से, सारे नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस.एन. बनर्जी यानी कि सूर्यनाथ बनर्जी, जो कि नेशनल मूवमेंट का एक एक्टिव पार्ट रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे इनके बारे में। तो इन्होंने ये कोट जो था वो दिया था बंगाल पार्टीशन पर, ठीक है, 1905 का बंगाल पार्टीशन, उस दौरान इन्होंने ये कोट दिया था कि पार्टीशन की जो अनाउंसमेंट है वो बॉम्बशेल की तरह गिरी, हमें लगा कि हमें इंसल्ट किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया एंड ट्रिक्ड किया गया है। तो इसी को आइए देखते हैं इनके वर्ड्स में। द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब शेल, वी फेल्ट दैट वी हैड बीन इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड एंड ट्रिक्ड, ठीक है। तो ये किसका कोट है? ये है एस.एन. बनर्जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जो कि बहुत ही फेमस कोट है, उसके बारे में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और जिसके लिए ये पूरी लाइफ लगे भी रहे। नेक्स्ट जो हमारा कोट है वो है हमारे फ्रीडम फाइटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर बिपिन चंद्र पाल जी का, जो एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कोट है। इफ द गवर्नमेंट वर टू कम एंड टेल मी टेक स्वराज, I would say thank you for the gift, but I will not have that which I can't acquire by my own hand। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।